बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस। इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च होती क्या है, इसकी कोई 3-4 डेफिनेशन हम देखेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि रिसर्च कहते किसे हैं। रिसर्च इज़ डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। तो ये इसका प्राइमरी इसका जो है ना वो फीचर रिसर्च का क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे। ये तो इसका समझ लें कि टॉप एक मेथड है ना, या टॉप एक इसका यूँ यूँ आप कह सकते हैं कि जी पर्पज़ है कि नया नॉलेज क्रिएट किया जाए, या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप क्रिएटिव वे में नए तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो एज़ टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, ताकि नए कॉन्सेप्ट डिवेलप किए जा सकें, मेथडोलॉजीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग्स डिवेलप की जा सकें। ठीक है जी, ये है रिसर्च। दिस कुड इंक्लूड सिंथेसिस एंड एनालिसिस। इसमें सिंथेसिस भी इंक्लूड है और एनालिसिस भी इंक्लूड है। सिंथेसिस और एनालिसिस जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली हमें कोई ना कोई नई आउटकम्स, नए ट्रेंड्स हमें समझ आते हैं, कोई नई चीज़ें हमें समझ आती हैं। ठीक है, जब हम 2-4 चीज़ों को एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसमें उसमें जो है वो कुछ चीज़ें न्यू आ सकती हैं। और सिंथेसिस क्या होता है कि सिंथेसिस में एनालिसिस तो हमें आइडिया है एनालिसिस का कि हम कंपैरेटिवली उसको देखते हैं, एनालिटिकल वे में देखते हैं। सिंथेसिस ये होता है कि हम 2 फील्ड्स को, 3 फील्ड्स को आपस में मिला के देखें। मिसाल के तौर पे मेरा एक रिसर्च एरिया, मैंने काफ़ी देर उसको परस्यू करता रहा हूँ या ट्राई करता रहा हूँ, वो है कुरानिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP मेन फील्ड है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और उसमें फिर फर्दर आता है अरेबिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और अरेबिक की एक सब डोमेन है कुरानिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है जी। अब ये जो NLP है या अरेबिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या कुरानिक, इसमें एक तो IT इन्वॉल्व हो जाएगी, CSIT। ठीक है जी, कंप्यूटिंग, और दूसरा अरेबिक या कुरान, ये IT भी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम चीज़ों को मिला के सिंथेसिस करके एनालाइज करके नई नई ट्रेंड्स, नई इन्फॉर्मेशन उसमें हम मेक करते हैं। रिसर्च इज़ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। ये देखें, स्टॉक ऑफ नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे है, ऐसे ही नहीं है। ठीक है जी। हर सब्जेक्ट की बेस पर रिसर्च का तरीक़ाकार डिफ़र कर सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में क्या होता है जी, हम पहले कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर डाटा कलेक्शन या फिर उसका लिटरेचर सर्वे वगैरह। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। ऐसा नहीं है कि बस जिस तरह से वो कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था वैसा ये नहीं है, अचानक ही हो जाए। जैसे वो जो है न्यूटन ने सेब गिरा, उसने एक लॉ बना दिया, ऐसे नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक वे है। ठीक है, ये कोई एक्सीडेंशियल वे नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है ये। रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज। दिस नॉलेज कैन बी आइदर द डिवेलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स और द एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज लीडिंग टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग दैट वाज नॉट प्रीवियसली नॉन। ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कम अज़ कम जो कि पहले से नॉन ना हो, नया नॉलेज डिस्कवर करता है। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट्स बनाता है। रिसर्च में हम ये सारी चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं। रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ द गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिज़ाइंड टू डिवेलप और कंट्रीब्यूट टू जनरलाइजेबल नॉलेज। ठीक है, हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम चीज़ों को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। किसको? इन्फॉर्मेशन को। किस लिए? डिज़ाइन टू डिवेलप और कंट्रीब्यूट टू जनरलाइजेबल नॉलेज। जो हमारे पास जनरल नॉलेज होगा, जनरलाइजेबल से मुराद है जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज जितना भी है, ठीक है, उसके ऊपर हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरलाइजेबल नॉलेज जो अब तक अवेलेबल था उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन, हम अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डालते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट्स हाउ ये रिसर्च समझ इज नहीं आया नॉर्मली दोबारा। कंडक्ट। जी बेटा, ये सिस्टमैटिक ही बताने लगा हूँ। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? रिप्रेजेंट्स हाउ रिसर्च इज नॉर्मली कंडक्टेड। अ हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड,
कुछ फील्ड्स में हाइपोथेसिस होगा, एक मफरूज़ा होगा, हम एक चीज़ फ़र्ज़ करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में हम प्रॉब्लम ले लेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद कुछ रिसर्च मेथड्स होंगे, रिसर्च मेथड्स हम डिज़ाइन करेंगे कि हमने किस तरह से अपने इस हाइपोथेसिस को ट्रू या फिर फॉल्स नतीजे तक लेके जाना है। किस मेथड, किस तरीके के, जैसे कई एक मेथड हो सकते हैं। डाटा इज़ कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। अब डाटा कलेक्शन के लिए भी ज़ाहिरी बात है, अभी आपने वो देखा कि कुछ प्राइमरी रिसोर्सेज, कुछ सेकेंडरी रिसोर्सेज हो सकते हैं। प्राइमरी जो आप खुद, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कोई एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च करनी है, आपने वो जनाब किसी लैंड के ऊपर कोई कल्टीवेशन कर ली, वहाँ पे कोई आपने कोई बीज बो दिया, और वो जो फसल आपकी पक रही है, फसल ग्रो कर रही है, वहाँ पे आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, वो प्राइमरी सोर्स है। तो डाटा कलेक्शन के दो रिसोर्सेज, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जहाँ पर आप खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन से वहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं डाटा की, वो आपका प्राइमरी सोर्स है। जहाँ पर आप दूसरों का वर्क किया हुआ वहाँ से डाटा ले रहे हैं, जैसे लिटरेचर सर्वे है, तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स है। उसके बाद फिर जब डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, फिर रिसर्च रिजल्ट आएंगे, ठीक है जी, एंड आर समराइज्ड इनटू वन और मोर रिसर्च कंक्लूजन। हम अपने रिसर्च रिजल्ट्स को एक या दो कंक्लूजन्स में समराइज करते हैं। दीज रिसर्च कंक्लूजन्स आर देन शेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी। दूसरे रिसर्चर्स के साथ फिर शेयर किए जाते हैं। शेयर कैसे किए जाते हैं? हम अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। एकेडमिक रिसर्च में जो थीसिस लिखा जाता है, दैट इज़ नॉट एक्चुअल शेयरिंग। एक्चुअल शेयरिंग कब होगी? जब आप किसी स्टैंडर्ड, किसी अच्छे जर्नल में आप अपनी रिसर्च पब्लिश करेंगे, ठीक है। वहाँ पे दूसरे रिसर्चर्स भी उस रिसर्च को पढ़ेंगे और उनके साथ ज़ाहिरी बात है आपका काम शेयर होगा, वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें कोई उसमें अगर वो पब्लिश हो जाता है, अगर दैट वर्क हैव सम स्ट्रेंथ, पब्लिश हो जाता है, फिर भी उसमें आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, आपने कंट्रीब्यूट, जनरलाइजेबल नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर दिया आपने, फिर जो दूसरे रिसर्चर्स हैं वो उसमें से सादा सी बात कीड़े निकालेंगे या फिर उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं तो वो फिर डेफिनेटली उसमें से डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करेंगे, और अगर वो स्ट्रेंथन है, वो स्ट्रॉन्ग है, आपके आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपकी जो कंक्लूजन है, आपने बड़ा अच्छा रिसर्च, बड़ी अच्छी रिसर्च की है, फिर आपको अप्रिसिएशन आएगी, ठीक है जी। शेयर करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड सर्व एज एविडेंस टू फॉर्म एडिशनल क्वेश्चंस दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। फिर जो आपने शेयरिंग की है उसकी बेस पे फिर एडिशनल कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे, उसकी बेस पे नई इन्वेस्टिगेशन होगी। कि एकेडमिक रिसर्च, मैंने खुद ही कहा, मैंने खुद ही बोला कि एकेडमिक रिसर्च में उसके अलावा जो हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं किसी जर्नल में, उसमें हम अपनी रिसर्च, अपना वर्क दूसरों से शेयर करते हैं। बेटा एकेडमिक में क्या होता है? एकेडमिक में आपने थीसिस लिखा, मैं आपके मतलब लोअर लेवल हायर स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा। लोअर लेवल मतलब आप इस वक्त अभी BS लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो 18 ईयर एजुकेशन है वो मास्टर्स लेवल कहलाती है, ठीक है। चलें, आपके लेवल पे क्या है जी, आपने थीसिस एक लिखा, वो मैक्सिमम आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो बुक पढ़ी होगी, आपका थीसिस पढ़ा होगा, ठीक है, और उसको कोई चंद एक स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ज़्यादा कम्युनिटी के साथ वो शेयर होता नहीं है। रियल शेयरिंग क्या है कि आप एक इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? ये रैंकिंग होती है जर्नल्स की, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में आप पब्लिश करते हैं अपनी रिसर्च, फिर वो यूं कह लें कि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपना वर्क, अपनी रिसर्च शेयर कर ली, ठीक है। तो बहरहाल एकेडमिक रिसर्च में जहाँ पर आपका रिसर्च पेपर नहीं निकला, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया, वहाँ पर जो आपकी रिसर्च है, जो आपका थीसिस है, एक तो उसकी क्वालिटी डिटरमिन नहीं होगी बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है, और दूसरा ये कि वो मैक्सिमम आपकी लाइब्रेरी में पड़ा होगा थीसिस। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिसर्च पर्पज़ यानी कि किस तरह से हम इसको रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स। आल्दो रिसर्च कैन टेक मैनी फॉर्म्स, इसकी फॉर्म्स जो हैं
देर आर थ्री मेन पर्पजेज ऑफ रिसर्च, थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ द रिसर्च। फॉर्म कौन सी हैं? एक है एक्सप्लोरेटरी, एक है डेस्क्रिप्टिव, एक है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ द फर्स्ट रिसर्च टू बी कंडक्टेड अराउंड अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के अराउंड पहली रिसर्च, ठीक है, इनिशियल, ठीक है जी। अभी कोई लिटरेचर सर्वे भी अवेलेबल नहीं है, अभी कुछ भी अवेलेबल, किसी ने फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिसर्च की, दैट हैज़ नॉट येट बीन क्लियरली डिफाइंड, अभी प्रॉब्लम भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस जब लास्ट ईयर कोई दिसंबर 2019 में चाइना में आया, उस वक्त जब शुरू पे रिसर्च हुई होगी, स्टार्टिंग पे, तो वो एक्सप्लोरेटरी होगी। Therefore, it aims to gain a better understanding of the exact nature of the problem and not to provide a conclusive answer. तो ये सिर्फ आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, आप सिर्फ ये समझ रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली, असल में क्या प्रॉब्लम है, असल में है क्या, ठीक है। उसका कोई कंक्लूसिव, कोई उसका सलूशन, कोई उसका वैक्सीनेशन, वो भी आपका टास्क ही नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम के स्टार्ट पे हम उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस एनेबल्स अस टू कंडक्ट मोर इन डेप्थ रिसर्च लेटर ऑन। तो बहरहाल ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि हम अब जो वर्क करते हैं उसकी बेस पे हम लेटर ऑन इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं। ये हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिस प्रोवाइड कर देती है, हमें क्लियरली डिफ़ाइन हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम असल में है क्या। तो ये एक टाइप है, ये एक रिसर्च का ये भी पर्पज़ है। आप प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए भी रिसर्च करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सपेंड्स नॉलेज ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, वो रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको एक्सपेंड करता है, ठीक है। और फिनोमिनन बाय डिस्क्राइबिंग इट अकॉर्डिंग टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसकी उसके साथ अटैच्ड एट्रीब्यूट्स हैं, उसके प्लस माइनस हैं, उसके इश्यूज़ हैं, और जो उसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सटेंसिवली एक्सपेंड करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस ऑन हाउ एंड व्हाट, कि ये कैसे कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। बट नॉट ऑन द वाई, क्यों आप ऐसे करेंगे, वो कंपैरिजन बाद में आएगा कि आपने ये एक टास्क एक अचीव किया, आपने एक वो कोई इंजन बनाया, वो अपने पेट्रोल को यूज़ करके क्यों बनाया, डीजल को क्यों नहीं यूज़ किया आपने, आपने LNG CNG को यूज़ क्यों नहीं किया, आपने इसके लिए कोई और एनर्जी क्यों नहीं यूज़ की, ठीक है। तो ये वाई, इस तरह की चीज़ें बाद में आएंगी, ये उससे थोड़ा अगला स्टेप है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप प्रॉब्लम को इन डेप्थ उसको एक्सपेंड करते हैं। आगे है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आल्सो रेफर टू एज कैजुअल रिसर्च, ये इसका दूसरा नाम भी है। इज़ कंडक्टेड टू डिटरमिन हाउ वेरिएबल्स इंटरेक्ट। किसी भी फील्ड में कई एक फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो कि यानी कि जिनके वैल्यूज़ जो हैं, पैरामीटर्स जो हैं, वो अफेक्ट करते हैं रिसर्च के ऊपर, रिज़ल्ट के ऊपर। तो किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनका रिलेशन है, ये इसमें डिटरमिन किया जाता है। दैट इज़ टू आइडेंटिफाई कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, किस वेरिएबल के चेंज होने से क्या यानी कि क्यों चेंज होता है और क्या उसका अफेक्ट होता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डील्स विद द वाई, इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कॉज क्या है, अफेक्ट क्या है, उसका आपस का रिलेशनशिप। वाई ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस एंड इज़ देयर फॉर ओफन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और ये एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस करती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।